पटेल प्रहलाद भाई। आंचल, आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में जी राम जी बिल को लेकर हुए बवाल की। केंद्र में मनरेगा का नाम बदलने पर सीएम ममता की जवाबी कदम की। देखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े दाव को, क्यों अखिलेश के निशाने पर आई मोदी सरकार। कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी के इनका वोट कटना है। जानेंगे हरियाणा की बीजेपी सरकार पर मंडराते संकट को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रिटायरमेंट से पहले जजों के ताबड़तोड़ फैसले सुनाने पर ऐसी की अहम टिप्पणी, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा लगता है कि लास्ट ओवर में छक्के मार रहे हैं जज। भारत और ओमान के बीच हुआ व्यापार समझौता, पीएम मोदी को मिला ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान, मोदी बोले ओमान से नहीं बदलेगी दोस्ती। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन, पार्टी ने केस राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा तानाशाह सरकार को ऐसी हरकतों से आना चाहिए बाज। पाकिस्तान का भारत पर आरोप, कहा दिल्ली ने बिना बताए चिनाब नदी में छोड़ा पानी, अब जवाब भी नहीं दे रहा, मदद की लगाई गुहार। Take control of your healthcare career. और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 77 अंकों की गिरावट के साथ 84,481 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 3 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 25,815 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में जी राम जी बिल पर चर्चा के दौरान भारी बवाल देखा गया। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखी गई। तमाम विरोध के बावजूद ये बिल सदन से पास हो गया और अब इस पर राज्यसभा में चर्चा करवाई जा रही है। तो कैसे जी राम जी बिल पर संसद में छिड़ा घमासान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबी राम जी बिल लोकसभा से पास हो गया है। भारी शोर शराबे और सरकार पर महात्मा गांधी के अपमान के बीच कृषि मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि कुछ सुनाई नहीं दिया। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए, बिल की कॉपियों को फाड़ दिया। कृषि मंत्री जब बोल रहे थे तो उनके ऊपर पेपर की कतरनें उड़ाई जा रही थी। लोकसभा स्पीकर की तरफ भी ये फेंकी गई। इस दौरान संसद टीवी के कैमरे भी खेल करते रहे। बिल के उड़ते पेपर कैमरे में न आ जाएं, इसलिए कैमरा कभी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर तो कभी कृषि मंत्री की तरफ घूमता रहा। बाद में बिल को ध्वनिमत से पास करा दिया गया। सरकार की हिम्मत बिल पर वोटिंग कराने की नहीं हुई, क्योंकि सहयोगियों के समर्थन पर भरोसा नहीं था। खास तौर पर बिल के उस प्रावधान के चलते जिसमें अब राज्यों का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसे लेकर टीडीपी की तरफ से खुलकर चिंता जताई गई है। लोकसभा में सरकार ने बहुमत की ताकत पर बिल को पास तो करा लिया है, लेकिन अब राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। बिल पास कराने के लिए रात भर संसद को चलाया जा रहा है, फिर भी सरकार के लिए आगे की राह आसान नहीं है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि महात्मा गांधी के नाम पर मोदी सरकार को इतनी नफरत क्यों हो गई है। अगर मोदी सरकार कुछ करना चाहती है तो अपनी योजना लेकर आती। महात्मा गांधी के नाम पर चल रही मनरेगा योजना का नाम बदलने की जरूरत क्या थी। कांग्रेस ने बिल को जेपीसी या संसदीय समिति के पास भेजने की मांग भी की थी, जिसे सरकार ने मंजूर नहीं किया। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों की तरफ से इस बिल का विरोध भी किया गया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला और सरकार से विकसित भारत जी राम जी बिल वापस लेने की मांग की गई। अब कांग्रेस ने इस लड़ाई को पूरे देश में ले जाने की तैयारी कर ली है। 27 दिसंबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में बड़े आंदोलन शुरू करने पर चर्चा होगी। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उनका विरोध जारी रहेगा। इस बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर नई योजना की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता के इस फैसले की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। तो किस योजना को ममता ने दिया महात्मा गांधी का नाम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में महात्मा गांधी को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन का ऐलान कर रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल अपनी प्रमुख रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम अब महात्मा गांधी के नाम पर बदलेगा, जिससे बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपिता को उचित सम्मान नहीं दे सकती तो पश्चिम बंगाल उन्हें वो सम्मान देगा। बंगाल की कर्मश्री योजना अब गांधी जी की विरासत को आगे बढ़ाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे कहीं न कहीं बंगाल चुनाव से पहले लिया गया एक बड़ा फैसला बता रहे हैं। इस फैसले का असर बंगाल चुनाव पर दिख सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में मनरेगा के फंड को लेकर केंद्र और राज्य के बीच पहले से ही ठनी हुई है और अब महात्मा गांधी के नाम पर यह नया विवाद दोनों के बीच चुनाव से पहले टकराव को और बढ़ा सकता है। अब ममता के इस फैसले पर बंगाल बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है और इसका चुनावों में टीएमसी को कोई फायदा मिलता है या नहीं, ये देखना होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। उधर यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तो कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। पार्टी ने राज्य के अलग अलग इलाकों में 17 रैलियां करने का ऐलान किया है। तो क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। नए साल के आगाज के साथ ही पार्टी ने जनवरी 2026 से अपनी जीती हुई 6 लोकसभा सीटों सहित वाराणसी और गाजियाबाद जैसे इलाकों में 17 बड़ी रैलियां करने की रूपरेखा तैयार कर ली है। 18 दिसंबर को सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दिल्ली स्थित आवास पर यूपी के सभी 6 सांसद और पार्टी के दिग्गज नेता जुटे, जिस दौरान रैलियां करने की रणनीति बनाई गई। पार्टी ने 2024 में जिन 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था उन्हीं क्षेत्रों में अब धन्यवाद रैली करने का प्लान बनाया गया है। इन रैलियों की शुरुआत 15 जनवरी के बाद की जाएगी, तो वहीं आखिरी रैली फरवरी में लखनऊ में होगी। इन रैलियों के तहत कांग्रेस का मकसद यूपी की सियासी जमीन का जायजा लेना और अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। पार्टी चाहती है कि यूपी के पंचायत चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़े जाएं। इमरान मसूद ने बताया कि 2027 से पहले कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत ने कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उत्साह जगाया है और यही वजह है कि पार्टी ने अब यूपी में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ाने का फैसला किया है। जिन 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी उनमें अमेठी और रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, इलाहाबाद और सहारनपुर की सीट शामिल है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो सपा के हमलों ने बीजेपी की नींव हिला के रख दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एसआईआर, बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत और लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा, एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जहां जा रही हैं, वहां कह रहे हैं कि समाजवादियों की वोट काट दो। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहाँ दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई न कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि बीजेपी वाले वोट घोटाला करने की तैयारी में हैं। रात में प्राइवेट कंपनियों के साथ बीजेपी के विधायक बैठकें करते हैं कि आखिर वोट कैसे बढ़ाया जाए। बीजेपी के पास पहले से ही आंकड़े पहुंच जाते हैं। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि सीएम को पता चला है कि उनके 4 करोड़ वोट कट गए। आखिर उन्हें पता कैसे चला कि वोट कटे हैं? ये एक बड़ी धांधली है। 4 करोड़ वोट उनका कट गया है, उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। Are you researching dental implants? There's a lot of dental offices that'll talk about doing their उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग की दोस्ती को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है,
कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। अखिलेश यादव वंदे मातरम का मुद्दा उठाते हुए भी सरकार पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ध्यान हटाने के लिए किया गया है। बीजेपी वालों ने न आजादी के पहले कभी वंदे मातरम गाया और न ही आजादी के बाद। ये लोग इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं। अखिलेश यादव के इन हमलों के बाद अब देखना ये होगा कि सरकार क्या सफाई देती हुई नजर आती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी है, तो सवालों में चुनाव आयोग भी है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवालों की कड़ी बढ़ती ही जा रही है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को बिहार से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। मीडिया में छपे एक लेख के जरिए बताया गया है कि कैसे एसआईआर 2.0 में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल और गहराते जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। ये एसआईआर 2.0 है और ये बिहार से भी बुरा है, ये कहना है पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेंद्र यादव का। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों में एसआईआर करवाया जा रहा है और इनमें 5 राज्यों की ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। लेकिन योगेंद्र यादव का कहना है कि ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार एसआईआर में बिहार से कई गुना ज्यादा नाम कटेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में छपे योगेंद्र यादव और राहुल शास्त्री के एक लेख में पूरे आंकड़ों के साथ बताया गया है कि कहां, कैसे और कितने लोगों का नाम कट सकता है। लेख में कहा गया कि हम 5 राज्यों के आधिकारिक आंकड़ों को बाकी राज्यों से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स के साथ मिला लें तो मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज लगभग 11 करोड़ नामों पर दूसरे चरण के तहत एसआईआर में शामिल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट से हटाए जाने का खतरा मंडरा रहा है। जब तक पूरे देश में मतदाता सूची का मसौदा तैयार हो जाएगा तब तक लगभग 10 करोड़ नाम हटाए जा चुके होंगे। योगेंद्र यादव ने बताया कि करीब 6.3 करोड़ नाम सिर्फ इसलिए हटाए जा सकते हैं क्योंकि गिनती के फॉर्म नहीं मिले थे। दूसरे 5 करोड़ 25 लाख लोगों पर पिछली वोटर लिस्ट से लिंक साबित न कर पाने की वजह से नाम हटाने का खतरा है। कुल मिलाकर ये 11 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के लिए खतरा है। इन राज्यों में मौजूदा वोटर्स के 5वें हिस्से से भी ज्यादा। उन्होंने चुनाव आयोग पर लोगों को भ्रमित करने के आरोप लगाए और साथ ही इसमें मीडिया की भूमिका पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर ये बड़ा खतरा अभी तक सुर्खियों में नहीं आया है तो इसकी वजह यह है कि जानकारी बिखरी हुई है, टुकड़ों में है और छिपी हुई है। चुनाव आयोग ने किस्तों में आंकड़े जारी करके और डिजिटाइजेशन के अर्थहीन आंकड़ों का प्रचार करके असली तस्वीर छिपा दी है, बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर करना। उन्होंने साफ शब्दों में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का असली मकसद वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर करना बताया है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि ये कोई सामान्य कमी नहीं है, ये सिस्टमैटिक तरीके से वोट देने का अधिकार छीनना है। अगर इनमें से आधे नाम भी आखिर में हटा दिए जाते हैं तो भी ये लोकतंत्र के इतिहास में वोट देने का अधिकार छीनने का सबसे बड़ा मामला होगा। यानी एक बार फिर चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा तो बवाल हरियाणा विधानसभा में भी मच गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस ने सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया और स्पीकर को उसे चर्चा के लिए मंजूरी भी देनी पड़ी, जिसके बाद हरियाणा की सियासत में तूफान आ गया है। तो क्यों संकट में आई सैनी सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। सदन में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया, जिसने नायब सिंह सैनी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस दिन तय होगा कि सैनी सरकार की पकड़ सत्ता पर कितनी मजबूत है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी। हुड्डा ने दलील दी कि जनता के मुद्दों और विधायी कार्यों के लिए वर्तमान समय नाकाफी है, इसलिए इस सत्र को 23 के बजाय 24 दिसंबर तक बढ़ाया जाए। चौंकाने वाली बात यह रही कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। स्पीकर ने बीच का रास्ता निकालते हुए कार्यवाही को डबल सिटिंग में चलाने का फैसला किया, यानी 19 दिसंबर को सदन अब 2 बार बैठेगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट लंच के बाद, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब हरियाणा कांग्रेस सैनी सरकार को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो लगातार हरियाणा चुनाव के नतीजों से लेकर सैनी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रही है और अब कांग्रेस इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सैनी सरकार पर न सिर्फ दबाव बना रही है बल्कि उसे सत्ता से हटाने की भी कोशिश में है। स्पीकर की तरफ से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिन सैनी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे, जहां सरकार को अपनी सत्ता बचाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। अब सबकी निगाहें 19 दिसंबर को होने वाली बैठक पर टिकी हैं। अब हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सैनी सरकार पर संकट मंडरा रहा है तो मुश्किल में सीएम नीतीश कुमार भी दिखाई दे रही हैं। सीएम का महिला का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है। सियासी हलकों में सीएम नीतीश की इस हरकत की कड़ी निंदा हो रही है। आलम यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार का समर्थन करना भारी पड़ गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। Hello, my name is Adam. नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया था। अब इस विवाद से देश ही नहीं विदेश में भी नीतीश कुमार बुरी तरह से घिर गए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह सीएम नीतीश के समर्थन में उतर गए। उन्होंने कहा कि नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया है, जिस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भड़क उठी। इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। तुम हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के हिजाब और नकाब को छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तो हम मुस्लिम औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी जो तुम और तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी भर याद रखोगे। पीडीपी नेता के अलावा शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी नीतीश कुमार की इस हरकत पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन एक जिम्मेदार और प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा इस तरह का काम बेहद शर्मनाक है और ऐसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। दुनिया के किसी भी अन्य देश में सत्ताधारी व्यवस्था ऐसे कृत्य के लिए सजा देती। दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसे कृत्य करने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार को कोई पश्चाताप नहीं। अब जिस तरह से पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हो गया है, नीतीश की इस हरकत पर मोर्चा खोल दिया है, इससे नीतीश के साथ साथ बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। अब बीजेपी इस मुद्दे से कैसे निपटती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आजकल संसद में वंदे मातरम बहस के बहाने नेहरू को बहस में घसीटने का काम बखूबी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के लिए रेखा गुप्ता सरकार, पिछली सरकार जो केजरीवाल की थी, उसको जिम्मेदार बता रही है। कह रही है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। यह एक बहुत सफल फॉर्मूला है कि केंद्र में कुछ भी हो तो उसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दो, और अब जब दिल्ली में कुछ भी नहीं होगा तो उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार होंगे। आखिर पिछले 11 साल से तो ये सफल फॉर्मूला देश में चल ही रहा है।